नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जहां पे हम यूपीएससी मेंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में मेंस में जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसको बहुत ही डिलीजेंटली और बहुत ही आसानी से सक्सेसफुली लिख पाएँ। तो इसी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया, ये हमारे सामने दिया गया है। 150 वर्ड्स में हमें ये लिखना है, विच कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स। अब मैं आपको 150 वर्ड्स में एग्जैक्टली क्या आंसर लिखना है ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिवली एक आंसर डिजाइन करके बता रहा हूं, और इसमें से आप जो भी चाहो वो चूज करके खुद के आंसर में लिख सकते हो। मेरा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको सक्षम बनाना है कि आप हर आंसर को अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर? तो चलिए, इसी कारण से आपको यहाँ पे जो पहला शब्द लिखा हुआ दिख रहा है वो लिखा हुआ दिख रहा है स्टोरेज, जबकि वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो फिर मैंने स्टोरेज क्यों लिखा? स्टोरेज इसलिए लिखा गया है क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन या तो प्री हार्वेस्ट से पूछेगा या पोस्ट हार्वेस्ट से पूछेगा। अगर प्री हार्वेस्ट से पूछता तो यहां पे मैं स्टोरेज नहीं लिखता, मगर क्योंकि ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग दोनों ही पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड है, तो पोस्ट हार्वेस्ट से एक चीज और भी रिलेटेड है जो उन्होंने नहीं पूछी है, वो है स्टोरेज। इस कारण से मैंने स्टोरेज को यहां पे ऐड ऑन कर दिया। हो सकता है ना नेक्स्ट ईयर हमसे स्टोरेज से रिलेटेड कुछ पूछ ले, क्योंकि ये तो आप जानते ही हो कि हार्वेस्ट के बाद जब ट्रांसपोर्ट करके उसकी मार्केटिंग की जाएगी, इसके पहले स्टोर तो करोगे वेयर हाउसेज में या नहीं करोगे? करोगे ना। तो इस कारण से स्टोरेज इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरेज को भी बताने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं कुछ रोल्स बताऊं इंस्टीट्यूशंस के। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि सेंटर और स्टेट के, अगर मैं आपको एग्रीकल्चर के रोल्स बताने लग जाऊंगा तो इट विल टेक वेरी मच टाइम टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और दिस लेक्चर। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको सेंटर और स्टेट छोड़ के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड है स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग से, मैं सिर्फ पर्टिकुलरली उनके बारे में ही बात करूंगा आपके साथ। जिसमें सबसे पहली संस्था का जो नाम आएगा, ऑफ कोर्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोक्योरमेंट का भी काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में आपको ये चीज यूज नहीं आएगी, मगर एक आंसर लिखते हुए आपको कुछ चीजें जो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चलना चाहिए, उनमें से ये कुछ चीजें हैं। तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है अगर कोई पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ध्यान रहेगा। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1965 में। ये बार बार आप रिपीट करते रहिए। कौन से एक्ट से निकली है? क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी तो किसी ना किसी एक्ट से ही बनी होगी ना। और मैंने बताया कि 1965 में स्टैब्लिश हुई थी, तो सिंपल सी बात है, एक साल पहले ले लो, जनरली ऐसे ही होता है। तो फूड कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1964 से ये निकली है। इसको क्यों स्टैब्लिश किया गया था? उस समय पे हमारे यहाँ पे ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाया करती थी, स्पेशली व्हीट, जिससे निपटने के लिए हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया। इसकी प्राइमरी ड्यूटी हमने दी थी क्या, कि सबसे पहले तो स्टोरेज का ये काम करेगी, आज भी करती है। इसके बाद में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, आज भी करती है। और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, जो कि आज भी करती है। तो बेसिकली क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मेजर काम है या जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है? बोल सकता हूं। तो बस फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेजर ऑब्जेक्टिव है। और ये कैसे फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है? ये सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ बफर स्टॉक को मेंटेन करता है। बफर स्टॉक क्या होता है? ये वो स्टॉक होता है जो आपने बड़े बड़े साइलोज में देखा होगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये स्टोर करता है। ये बफर स्टॉक को यूज किया जाता है अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, जैसे कोई अकाल, जैसे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हमने देखा ना कि 80 करोड़ लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमने फूड ग्रेन बांट दिया। कहां से बांट दिया? ये बफर स्टॉक के थ्रू बांट दिया। क्लियर हो गई बात?
तो ये पहली संस्था थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। दूसरी जो संस्था है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका नाम है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है मगर इसके बारे में चर्चा सबसे कम होती है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये जो संस्था है ये वेयर हाउसिंग के डेवलपमेंट और उसको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई संस्था है। इसका मिशन क्या होगा, जो मैंने अभी बताया, जिसको रेगुलेट और जिसको डेवलप करने के लिए बनाई गई है उसका डेवलपमेंट करना, डेट इज वेयर हाउसेस का। इसको वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2007 से बनाया गया था। और फाइनली जो आखिरी संस्था मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं उसका नाम है नेफेड। नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स जो होती हैं उसकी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, इसको मैं लिख देता हूं, ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू बनाई गई है या उससे रजिस्टर्ड है। ये कुछ संस्थाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और बहुत प्रोमिनेंट है। अब हम लोग हमारे मेन मुद्दे पे कूद जाते हैं कि स्टोरेज के साथ में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको लगातार ये भी बताता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्टोरेज का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है, क्यों करना है आपको स्टोर। आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे किसान बहुत बार डिस्ट्रेस सेल कर देते हैं। अब ये डिस्ट्रेस सेल क्यों होती है? ये डिस्ट्रेस सेल इसलिए होती है कि उनको अचानक हार्वेस्ट के बाद में पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है उनके घर में किसी की शादी हो सकता है उनके यहाँ कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हो, तो उससे निपटने के लिए वो जिस भाव में उनका फूड ग्रेन बिकता है वो उसमें बेच देते हैं, ये हमने देखा है। तो ये डिस्ट्रेस सेल ना हो इसके लिए हमें स्टोरेज करना होगा। तो इस कारण से स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पैरामीटर बन जाता है। इसके बाद में जो स्टोरेज होता है ये किसानों को फ़ायदा भी देता है। ये फ़ायदा मिलता है उनको जिसको बोला जाता है प्राइस एडवांटेज। जैसे मान लो कि आज आलू बेचना है किसान को, आज 10 रुपये का भाव चल रहा है पर केजी, हो सकता है फ्यूचर में 20 रुपये पर केजी हो जाए। और ये बात किसान भी जानता है कि अगर मैं 2 महीने रुक गया तो ये पक्का 20 रुपये केजी बिक जाएगा। तो क्या करना चाहिए, उसको बेच देना चाहिए, रुकना चाहिए? रुकना चाहिए, तो स्टोर करना पड़ेगा। तो इस कारण से ये एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों के एडवांसमेंट में, जिसको प्राइस एडवांसमेंट बोला जाता है, उसके भी काम में आता है। इसके बाद ये स्टेबलाइजेशन के काम में आता है। अभी किस तरीके का स्टेबलाइजेशन है? ये स्टेबलाइजेशन है डिमांड और सप्लाई का, कि जब मार्केट में डिमांड बहुत कम हो गई तो उस फूड ग्रेन के प्राइसेस बताओ ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो उस समय उसको स्टोर कर लेना चाहिए। और जब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सप्लाई बढ़ा देना चाहिए। और वो कैसे होगा? ये जो फ्लक्चुएशन है स्टोरेज के थ्रू। एक जगह स्टोर करके रख लो, जब सही भाव आए या फिर मार्केट में उस फूड ग्रेन की क्वांटिटी देख के डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे उसको आप इधर उधर कर सकते हो। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और एक बहुत ही प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव इसका रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से। अब आपको ये पता होगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, नाम से समझ में आ रहा है, एक तरीके की इंडस्ट्री है। तो ये तो ईयर लॉन्ग काम करेगी। अगर ये ईयर लॉन्ग काम करेगी तो दे वुड रिक्वायर द रॉ मटेरियल थ्रू आउट द ईयर। अगर उनको थ्रू आउट द ईयर रॉ मटेरियल कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए तो उसके लिए स्टोर करोगे या नहीं करोगे? करोगे। तो इस कारण से भी स्टोरेज देखा आपने कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये तो बात हो गई कि स्टोरेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में हमारे देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसका स्टोरेज किस तरीके से और कौन कितना करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है 70% एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमारा कंज्यूम हो जाता है एट फार्म लेवल ओनली। कंज्यूम एट फार्म लेवल, ठीक है। इसके बाद में 2019 की अगर हम रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो वहाँ पे ये हमको समझ में आता है कि 40%
जो कैपेसिटी है हमारी फूड ग्रेन्स की, उसको स्टोर करती है हमारी स्टेट एजेंसीज, और बाकी की बची हुई जो स्टोरेज है वो कौन करता है? वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हो गई। और इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस का बहुत बड़ा योगदान या कंट्रीब्यूशन है, डेट इज नियर अबाउट 50%, ये लोग स्टोर करते हैं। इसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये स्टोर करती हैं, और इसके बाद में हमारे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या फिर फार्मर्स ये स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ आज की तारीख में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर किया जाता है। अब जिस चीज़ के लिए आप सब वेट कर रहे हो कि ये कंस्ट्रेंट कब बताएगा, ठीक है, तो अब हम लोग कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं स्टोरेज में। सबसे पहला, जितना मैंने इंपॉर्टेंस दे के आपको बताया था वेयर हाउसिंग का, तो हमारे यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा ये बात कि जो वेयर हाउसेज हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं है कि हमारे किसान उनके फूड ग्रेन को स्टोर कर पाएँ, और इसी कारण से जब वो स्टोर नहीं कर पाते तो उनको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ती है। इसके बाद अगर कहीं पे वेयर हाउसेज हैं भी तो उसमें जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो पूरी नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे हमको अनियन स्टोर करना है, तो आपको पता है अनियन को ज़मीन पे नहीं रखा जाता है स्टोर करने के लिए, वरना वो मॉइस्चर गेन कर लेता है और उससे अनियन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए फाउंडेशन होना ज़रूरी है, तो सीमेंट का बनाया जाता है जनरली फाउंडेशन, ठीक है। तो बहुत सारी जगह आपको वेयर हाउसेज में देखने को मिलेगा कि आज भी हमारे यहाँ अनियन स्टोर करने के लिए फाउंडेशन नहीं बनाए हुए हैं। फिर कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे वेयर हाउसेज में शेड अवेलेबल नहीं होती, मतलब बारिश आई तो आपका अनाज तो वैसे भी खराब हो जाएगा, तो वेयर हाउसेज का मतलब ही क्या निकला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने के अगेन बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे कि मच मोर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। इसके बाद में हमारे यहाँ जो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ होना चाहिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते। इसके बाद में हमारे यहाँ वेयर हाउसेज से रिलेटेड जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा तादाद में है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो रीजनल इम्बैलेंस है ये बहुत ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टोरेज फैसिलिटी। और फाइनली जो फंडिंग होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को या फिर WDRA को, ये बहुत कम होती है, विच इज़ नॉट सफिशिएंट सो दैट दे कैन क्रिएट दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज़। तो ये तो बात हो गई कि क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेन कंस्ट्रेंट्स बताओ। मगर आप हमेशा किसी भी क्वेश्चन को एंड वे फॉरवर्ड से ही करोगे, तो मैं आपको पर्टिकुलरली स्टोरेज के लिए वे फॉरवर्ड के कुछ मेजर्स बता देता हूँ जो हमारी सरकार ने लेने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला आएगा इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को अमेंड करना। आपका सवाल ये रहेगा आज का, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कौन से ईयर में आया था। इस इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के थ्रू बेसिकली हमारी सरकार ने जो स्टॉक की लिमिट्स होती हैं फॉर इसेंशियल कमोडिटीज़ उसको रिलैक्स करने की कोशिश करी है। ये क्यों किया? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, तो अब क्योंकि इस नॉर्म को रिलैक्स किया गया है, मतलब अब अगर प्राइवेट व्यक्ति इन कमोडिटीज़ की, जो जिसको इसेंशियल कमोडिटीज़ बोला जाता है, जैसे टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इसको अगर स्टोर करके रखेगा तो उस पर ब्लैक मार्केटिंग के चार्जेस सरकार नहीं लगाएगी और उसको इम्प्रिजन नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने इसी मंशा से इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की स्टॉकिंग लिमिट्स जो है उसको रिलैक्स करा, ताकि प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आए, वेयर हाउसेज डेवलप हो और फर्दर हमारी स्टोरेज फैसिलिटी बेहतर हो पाए। इसी तर्ज पे हमारे यहाँ पे एक वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, इस सिस्टम को भी लाया गया। इस सिस्टम में क्या होता है, मैं एक बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। जो किसान रहता है वो अपने प्रोड्यूस को जो रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे जाके जमा करवा देता है, और जितना माल उसने जमा करवाया है उसके बदले में उसको उस वेयर हाउस से रिसिप्ट मिल जाती है। उस रिसिप्ट के थ्रू वो किसान लोन ले सकता है किसी भी बैंक में जाके या जहां से भी गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आप सोचो कि ये किसान है, अब इस किसान को पहले तो अगर ये वेयर हाउसिंग रिसिप्ट फैसिलिटी नहीं होती तो उसको अपना माल बेचना ही होता, क्योंकि उसको तो पैसे की जरूरत है, मगर अब उसको नहीं बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो किसान है ये जाएगा वेयर हाउस में जाएगा और बोलेगा ये ना मेरा 100 किलो का माल
मुझे इसको रख के आप रिसीप्ट दे दो। और वेयर हाउस वाले इसको क्या करेंगे, रिसीप्ट दे देंगे। किस चीज की रिसीप्ट दे देंगे, कि इस व्यक्ति का 100 किलो का माल हमारे यहां पे पड़ा है। अब क्या होगा, इस रिसीप्ट को कोई दूसरा व्यक्ति अगर ले ले, जैसे मान लो वो फार्मर बैंक के पास चला जाए और वो रिसीप्ट दिखाए कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे 100 किलो अनाज सही में इस वेयर हाउस में पड़ा है, और क्योंकि वेयर हाउस रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट से, तो बैंक वाला इसको झुटला नहीं सकता कि नहीं नहीं हमको नहीं मतलब नहीं। तो बैंक वाला बोलेगा अच्छा ठीक है, आपका 100 किलो अनाज है जिसकी कीमत 1000 रुपए है आज की तारीख में मार्केट में। तो फार्मर बोलेगा ठीक है, मुझे 1000 रुपए की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आप 100 रुपए का लोन दे दो, और जब भी मैं अपने 1000 रुपए के माल को बेचूंगा मैं आपका 100 रुपए वापस लौटा दूंगा। तो इस तरीके का जो मैकेनिज्म है ये यहाँ पे डिजाइन किया गया, जिससे किसान को डिस्ट्रेस सेल नहीं करनी पड़े और वेयर हाउसेज में वो अपना माल स्टोर कर पाए। इसी के तहत हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लेके आए हम लोग, जिसके थ्रू स्टोरेज फैसिलिटी थ्रू द कोल्ड चेन फैसिलिटीज क्रिएट करके हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बजट 2020 में एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूं, विलेज स्टोरेज स्कीम हम लोगों ने निकाली है। ठीक है, विलेज स्टोरेज स्कीम, अभी सिर्फ आप सुन लो, क्योंकि इस स्कीम को पर्टिकुलरली रन किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। इस स्कीम का मेजर एम रहेगा कि फार्मर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक स्टोरेज को बहुत ही आसान तौर पे समझ लिया होगा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड पैरामीटर। अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में अगर मैं एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री मान लूँ, तो सबसे टॉप लिस्ट में कौन सी इंडस्ट्री आएगी, एग्रीकल्चर, या इस पर्टिकुलर सेक्टर से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसी तर्ज पे जो दूसरी स्ट्रेंथ है हमारे देश की वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ये दोनों ही इंडस्ट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्योंकि आप ये सोच के देखो कि अगर हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे। क्लियर हो रही बात। तो इस कारण से एक रिलायबल और इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए। अब मैंने मार्केटिंग क्यों बोला, क्योंकि जब फार्म से कंज्यूमर तक कोई भी फूड ग्रेन या कोई भी प्रोडक्ट जाएगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है, या ट्रांसपोर्ट होके ही जाएगा। तो बस इस तरीके से एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंपॉर्टेंस अपनी रखता है। फिर हम लोग बात करते हैं अब कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा अभी हमने देखा कि अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज किसी भी फार्म से मार्केट तक अवेलेबल होगी तो फार्मर क्या कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की, जिसके लिए वो फर्दर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों बढ़ाने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि अगर मार्केट तक उसका प्रोडक्ट पहुंच गया टाइमली तो ही विल और शी विल मेक अ ह्यूज प्रॉफिट। और साथ ही ये जो फार्मर है ये प्राइस एनहेंसमेंट भी कर सकता है। किस तरीके से, या उसकी इनकम को भी बढ़ा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो फार्मर है ये किसी तरीके का पेरिशेबल आइटम उगाता है। पेरिशेबल आइटम का क्या मतलब होता है, जिसकी जो टाइम पीरियड रहता है उसके खराब होने का बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए 2 से 4 दिन, उसको 2 से 4 दिन में वो प्रोडक्ट किसी को बेचना ही है और एल्स वो खराब हो जाएगा। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होती और एक दूर के एरिया में उसको ज़्यादा भाव मिल भी रहे होते तो क्या वो वहाँ तक पहुँचा पाता, बिल्कुल भी नहीं। मगर अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो उसका पेरिशेबल प्रोडक्ट जो है वो भी एक बहुत डिस्टेंस तक वो बेच सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, मतलब कि प्राइस एनहेंसमेंट या फिर अपनी इनकम को वो बढ़ा सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट का जो सपना है फार्मर्स की इनकम को डबल करने का बाय 2022 वो भी फुलफिल हो जाएगा। इसी के साथ जब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू चेन जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, या मैं यूँ कह लूँ कि हमारा जो सप्लाई चेन होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट इफिशिएंट होगा, जिस कारण से कॉस्ट कटिंग फार्मर कर पाएगा तो अगेन उसकी इनकम बढ़ पाएगी। अब क्योंकि हम लोग इतनी सप्लाई चेन की और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे अफेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इससे किसान को फायदा होगा, नहीं, आप ये सोचो कि इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या अफेक्ट हो सकता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हमारे यहाँ पे कोल्ड चेन सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे व्हीकल्स हैं जो कोल्ड सप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर मेंटेन करके प्रोडक्ट्स की सप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये सोचो कि हमारे जो फूड ग्रेन के प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। और अगर हम लोग एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो गए और एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए तो क्या होगा, हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये आना शुरू हो गए तो क्या होगा, जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो भी डेफिसिट में चलता है, ये कम होने लग जाएगा और माइट बी पॉसिबल करंट अकाउंट सरप्लस तक हम लोग पहुंच जाएं। इसी के साथ अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है और होगी ही। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि उनको टाइमली यहाँ पे उनके रॉ मटेरियल मिल जाएगा अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो। और अगर रॉ मटेरियल उनको टाइमली मिल रहा है विच विल अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो हमारे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज़्यादा फॉरेन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आने लग जाएगा अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हुई तो। इसी के साथ साथ अगर डोमेस्टिक लेवल पे भी हम देखें और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों को मिला के, तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है देने का विद द हेल्प ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन, ये बढ़ जाएगा। इसी के साथ साथ जो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज आपको पता होगा कि वेस्ट जो होता है फूड प्रोडक्ट्स का ड्यू टू बैड ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर इस वेस्ट को हम लोग कर्टेल कर पाएँ तो हम इसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मैनर में यूज़ कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को कर्टेल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए कौन से चैलेंजेस हमारा देश फेस कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो कोल्ड चेन के व्हीकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कोल्ड चेन व्हीकल्स। इसके बाद में जो हमारे यहाँ पे रूरल कनेक्टिविटी है वो बहुत पुअर है, और हम जानते हैं कि हमारा रूरल एरिया ही मेजरली एसोसिएटेड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर से। फिर हमारे यहाँ पे जो सप्लाई चेन का डेवलपमेंट है वो बहुत इम्प्रॉपर है। यहाँ पे जो रीजनल इम्बैलेंस है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन वो बहुत ज़्यादा है। ये कुछ चैलेंजेस थे जिसको आप मेंशन कर सकते हो। अब इसके लिए हमारी सरकार ने कौन से स्टेप्स लिए हैं ये भी आपको दोस्तों पता होने चाहिए। तो जैसे हमने इनिशिएट की थी किसान रेल्स, ये फर्स्ट एवर मल्टी कमोडिटी ट्रेन है। इन ट्रेन्स में रेफ्रिजरेटेड कोचेस हैं जिसमें हम पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे फ्रूट वेजिटेबल को बहुत ही कम टाइम में मार्केट तक पहुंचा पाएं। इसी के बाद हमारी सरकार ने कृषि उड़ान स्कीम को लॉन्च किया था टू ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चरल गुड्स बाय एयर। ठीक है, इसमें बेसिकली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की गई थी। इसी के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थ्रू, ये तो आप समझ ही गए कि क्या कर रहे हैं हम, नेशन वाइड प्लान बना के ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी सारे अनकनेक्टेड विलेजेस को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि अगर मैं चाइना का यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ तो चाइना में क्या होता है, जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं और जो फ्राइट कॉरिडोर है, फ्राइट कॉरिडोर मतलब जहाँ से सामान कमोडिटी जाती है, ये दोनों अलग चलते हैं। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ट्रेन्स चलती हैं उसमें आगे पैसेंजर बैठे रहते हैं और पीछे के 2-3 डिब्बों में सामान रखा जाता है कमोडिटीज़। इससे होता यह है कि पैसेंजर और कमोडिटी जब साथ में चलते हैं तो कमोडिटी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लेता है। वहीं अगर कमोडिटीज़ के लिए अलग ट्रेन हो, अलग ट्रैक हो और पैसेंजर्स के लिए अलग हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिस पे चाइना काम करता है। और अब हम भी इस मॉडल पे उतर रहे हैं जिसको हमने डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का नाम दिया है। हम भी ऐसे फ्राइट कॉरिडोर अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ एप्लीकेशंस भी आप मेंशन कर सकते हो, जैसे किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको फूड ग्रेन के ट्रांसपोर्टेशन
के लिए बनाया गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये दोस्तों कुछ मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। चलता हूं आपको लेके आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज मार्केटिंग। फिर दोस्तों अगर हम लोग मार्केटिंग के बारे में बात करने की कोशिश करें तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, तो मैं इस पर डायरेक्ट शुरू करता हूं इश्यूज रिलेटेड टू द मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग को समझाने के पहले आप स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को अलग अलग इशू के थ्रू भी समझा सकते हो और मार्केटिंग से के साथ में मर्ज करके भी समझा सकते हो। तो पर्टिकुलरली मार्केटिंग, जैसा कि हम जानते हैं, ये डील करेगा इधर बाइंग और इधर सेलिंग। अब ये जो बाइंग और सेलिंग है, इससे जुड़े हुए कुछ इश्यूज हैं, जैसे लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। आज दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है और किस कारण से उसके थ्रू मार्केटिंग हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे मैं आपको गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव देके एग्जांपल देता हूँ। जैसे ई-नाम हमने प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जैसे ये एक स्टेट है एमपी और ये दूसरी स्टेट है गुजरात। तो एमपी में बैठा हुआ किसान गुजरात को अपना प्रोडक्ट या गुजरात के व्यापारी को अपना प्रोडक्ट बेच पाए, इस पोर्टल के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पे एक मैकेनिज्म जुड़ा हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो किसान है उसको अपने प्रोडक्ट का ग्रेडिंग करवाना पड़ता है, जिस ग्रेडिंग के बाद में उसके प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड तय होता है कि ये जो इसका माल है ये किस क्वालिटी का है, और ये जो क्वालिटी है ये गुजरात वाले व्यक्ति को बताई जाती है और उसके बाद में जो गुजरात वाला व्यक्ति है वो उस क्वालिटी के माल को पूरे पैन इंडिया में देखता है कि सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है और फिर खरीदता है। मगर हमारे यहाँ पे ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर स्टेट में देखा गया है कि एमपी में अलग स्टैंडर्डाइजेशन काम करते हैं, गुजरात में अलग। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम है इस कारण से हम पूरा इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे। इसके बाद में हमारे यहाँ पे एक मिडिल मैन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जानते हैं, ये हमने एमएसपी के इशू में भी पढ़ा है कि शांता कुमार कमेटी हमको ये बताती है कि सिर्फ 6% फार्मर जो हैं वो एमएसपी का लाभ ले पाते हैं। अब माल तो पूरा एपीएमसी के थ्रू बिक रहा है, तो बाकी के किसान क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि वो अपना क्रॉप मिडिल मैन को बेचना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनके पास जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है उनका वो बहुत कम होती है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कम होने के कारण उन किसानों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि एक मिडिल मैन को पकड़ के सस्ते दामों पे अपनी क्रॉप को बेच दें और उस क्रॉप से निजात पाएँ। ये मिडिल मैन की प्रॉब्लम है। इसके बाद जो फीस चार्ज होती है, जैसा मैंने बताया एपीएमसी मंडीज़ में बहुत तरीके की फ़ीस देना पड़ती है, तो वो उनकी कॉस्टिंग और ज़्यादा बढ़ा देती है। फिर एपीएमसी मंडीज़ में और मिडिल मैन के बीच में कार्टल्स बन जाते हैं। कि कार्टलाइजेशन क्या होता है कि ये लोग ग्रुपिज्म कर लेते हैं और हर चीज़ के रेट फिक्स कर देते हैं बहुत न्यूनतम स्तर पे। तो होता यह है कि अब व्यक्ति किसी भी मिडिल मैन के पास जाए, क्योंकि उन्होंने कार्टल बना लिया है, तो हर व्यक्ति बहुत कम पैसा उन लोगों को देगा। इसके बाद में फार्मर्स मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ना होने के कारण भी बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं। मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? बेसिकली किसान को पता नहीं होता कि उसकी क्रॉप के एग्जैक्टली प्राइस क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी में किसान को बहुत प्रॉब्लम आती है, जिस कारण से वो मैक्सिमम ऑप्टिमल उसकी इनकम नहीं कर पाता। और इसी कारण से जो हमारा सपना है टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022, वो अभी तक हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे। ऑफकोर्स सी बात है कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हमको किसानों को अवेलेबल करवानी चाहिए वो हम एडिक्वेटली या एम्पल अमाउंट में प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, जिस कारण से उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आती है। या मैं यूँ कह दूँ, बहुत सारे वो चीज़ें खरीद के, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके, जैसे ट्रैक्टर खरीद के और भी जिस पे ट्रांसपोर्ट होता है, माइट बी पॉसिबल ट्रक खरीद के खुद के फैसिलिटीज़ को स्टैब्लिश कर पाएँ, ये वो नहीं कर पाते। इसके बाद में अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में सप्लाई चेन जो है ये बहुत फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है एक जगह पे ना होना और अलग अलग जगह पे होना। तो ये फ्रेगमेंटेड मैनर के कारण फिर से मार्केटिंग में इश्यूज आते हैं। और फाइनली इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मेजर इशू विथ रिलेटेड टू द मार्केटिंग, जैसे ऑल वेदर रोड्स कनेक्टिविटी ना होना फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। तो इन सब के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं,
जिनको स्टेप्स के अंडर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेट इज़ ई नाम। इसके बाद ई गवर्नेंस पोर्टल के अंतर्गत हमारी सरकार ने एग मार्केट यहाँ पे बनाने की कोशिश की। बेसिकली यहाँ पे जो जनरेशन और ट्रांसमिशन के प्राइसेस हैं वो इस पोर्टल के थ्रू बताने की कोशिश की जाती है सारे स्टेक होल्डर्स को, भले ही वो प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, ट्रेडर हो या कोई पॉलिसी मेकर हो। तो ट्रांसपेरेंट और क्विक मैनर में इस पोर्टल के थ्रू ई गवर्नेंस की कोशिश की जा रही है। इसके बाद में जैसा हमने क्रेडिट फैसिलिटी की बात करी, तो उसके लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड को इनिशिएट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, जिसके थ्रू टर्म लोन्स दिए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चरल नीड्स। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट हर किसान उगाए, इस तरीके की कोशिश की जा रही है। इसके बाद एक MIEWS, जिसका फुल फॉर्म है मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये भी एक पोर्टल है। बेसिकली इसके थ्रू फार्मर को एडवाइस दी जाती है साइक्लिकल प्रोडक्शन की, और जो भी ग्लट्स आने वाले हैं आने वाली साइकिल में, उसके लिए चेताया जाता है पहले से किसान को। इसी के साथ में यहाँ पे हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पे वेयर हाउसेस को डेवलप करवाया जाए, सप्लाई चेन को जो फ्रेगमेंटेड मैनर में है उसको इंटीग्रेट करवाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाया जाए। इसी के साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके प्राइस डिस्कवरी करवाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ क्रॉप इनपुट्स लेने की कोशिश की जा रही है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साथ ही जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं उनको भी गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव्स दे के यहाँ पे प्रमोट कर रही है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखते दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और साथ ही साथ आप 3 फार्म बिल्स को जो हमने इंडिविजुअल लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं उसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते थे। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो इसके लिए इंडिविजुअल वीडियो अवेलेबल है। 3 फार्म बिल्स बुद्धि एकेडमी टाइप करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। होप यू लाइक दिस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स माइट ऑल्सो नीड, एंड लाइक इफ यू शेयर विथ देम। In the end, stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.